आज बात करते हैं उस चीज की जिसे हम हर रोज, हर पल इस्तेमाल करते हैं, पर शायद ही समझते हैं। ये है इंटरनेट की छिपी हुई दुनिया, एक ऐसा जादू जो हमारे चारों तरफ है। पर सवाल यह है कि ये जादू असल में काम कैसे करता है। कभी सोचा है कि एक 4K मूवी हजारों किलोमीटर दूर एक सर्वर से आपकी स्क्रीन पर कुछ ही सेकंड्स में कैसे आ जाती है? इसे समझने के लिए हम डेटा के एक छोटे से हिस्से के साथ एक सफर पर चलेंगे। ये सफर हवा में तैरती अदृश्य तरंगों से शुरू होगा और उस विशाल फिजिकल नेटवर्क तक जाएगा जो हमारी पूरी दुनिया को जोड़ता है। तो हमारी ये पूरी कहानी इन 6 हिस्सों में बटी है जो मिलकर हमारी डिजिटल दुनिया की नींव रखते हैं। चलिए एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं, उस बेसिक फिजिक्स से जिसके जरिए इंफॉर्मेशन हवा के रास्ते सफर करती है। ये सोचना ही कितना कमाल का है कि जो डेटा हमारे फोन तक पहुंच रहा है वो उसी तरह की एनर्जी है जैसे कि वो रोशनी जिसे हम अपनी आंखों से देखते हैं। ये दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे हैं। फर्क सिर्फ वेवलेंथ का है। रोशनी की तरंगें बहुत छोटी होती हैं जबकि रेडियो तरंगें कई मीटर लंबी हो सकती हैं। और यही लंबी वेवलेंथ रेडियो तरंगों को कम्युनिकेशन का सुपर हीरो बनाती है। इसी की वजह से वो लंबी दूरी तय कर सकती हैं और दीवारों जैसी चीजों के आर पार भी जा सकती हैं। मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छा, तो अब जानकारी भेजनी कैसे है? इसके लिए हम इन तरंगों के साथ थोड़ी छेड़खानी करते हैं। जैसे हम तरंग की ताकत यानी उसके एम्पलीट्यूड को बदल सकते हैं। ये एक लाइट के डिमर स्विच की तरह है, कभी रोशनी कम कभी ज्यादा। एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी को बदलना ये तो हुए पुराने तरीके, जैसे AM और FM रेडियो पर गाने सुनते थे। लेकिन आज की डिजिटल दुनिया वो तो 1 और 0 की भाषा समझती है। उसे इंफॉर्मेशन भेजने के लिए एक ज्यादा स्मार्ट तरीके की जरूरत थी। तो सवाल यह है कि एक फोन इन वंस और जीरोस को लेकर इन तरंगों पर कैसे भेजता है ताकि वो सेल टावर तक पहुंच सकें। तो देखिए, आज का जो मॉडर्न कम्युनिकेशन है वो सिर्फ पावर या फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता, वो तरंग के शुरू होने का तरीका यानी उसके फेज को बदलता है। सोचिए, एक तरंग ऊपर से शुरू होती है तो वो 1 हो सकता है, और अगर वो नीचे से शुरू होती है तो वो 0 हो सकता है। इस तरह से हम अविश्वसनीय तेजी से डेटा भेज सकते हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। असली जादू तो अब शुरू होता है। हम भेजे जा रहे डेटा की मात्रा को कई गुना बढ़ा सकते हैं। कैसे? सोचिए, अगर हम सिर्फ 2 नहीं बल्कि 4 या 8 तरह के फेज इस्तेमाल करें और फिर हर फेज को अलग अलग पावर या एम्पलीट्यूड पर भेजें। जरा सोचकर देखिए, सबसे एडवांस्ड 5G नेटवर्क्स में फेज और एम्पलीट्यूड के 1024 अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाना मुमकिन है। इनमें से हर एक कॉम्बिनेशन 1 और 0 के एक यूनिक 10 डिजिट कोड को दिखाता है। ये तो रेडियो स्पेक्ट्रम के एक छोटे से टुकड़े में बहुत सारा डेटा पैक करने जैसा है। तो अपना फोन एक तरह का बहुत ही स्मार्ट 2-वे रेडियो है जो पास के सेल साइट से लगातार बतियाता रहता है। लेकिन असली चुनौती एक फोन की नहीं है। असली चुनौती है एक ही इलाके में लाखों फोनों से एक साथ बिना किसी रुकावट के बात करवाना। और इस मुश्किल का हल बड़ा ही शानदार और सरल है, बिल्कुल मधुमक्खी के छत्ते जैसा। एक इलाके को हेक्सागन्स में बांटा जाता है और हर हेक्सागन के सेंटर में एक सेल टावर होता है। और सबसे जरूरी नियम यह है कि कोई भी 2 पड़ोसी सेल एक ही फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल नहीं कर सकते। इससे वही गिनी चुनी फ्रीक्वेंसीज पूरे शहर में बार बार इस्तेमाल हो सकती हैं, वो भी बिना किसी गड़बड़ी के। तो सिग्नल सेल टावर तक तो पहुंच गया, पर वहां से वो कहा जाता है, इसका जवाब सुनकर शायद थोड़ी हैरानी हो। जिसे हम वायरलेस कहते हैं वो ज्यादातर वायरलेस है ही नहीं। ये सुनने में शायद अजीब लगे, लेकिन जिसे हम वायरलेस इंटरनेट कहते हैं वो असल में 99% तारों का जाल है। वायरलेस हिस्सा तो सफर का बस पहला और आखिरी मील होता है, आपके डिवाइस से टावर तक और फिर वापस। जी हां, आपका सेल टावर सीधे जुड़ा हुआ है एक बहुत बड़े असली नेटवर्क से, जो जमीन और समुंदर के नीचे बिछी फाइबर ऑप्टिक केबलों से बना है। यही केबलें इंटरनेट की असली रीढ़ की हड्डी हैं, जो महाद्वीपों और देशों को फिजिकली जोड़ती हैं। तो समझने वाली बात यह है कि इंटरनेट कोई आसमानी चीज नहीं है, कोई बादल नहीं है। ये एक ठोस फिजिकल चीज है, एक दूसरे से जुड़े हुए कंप्यूटरों का एक ग्लोबल नेटवर्क जो हमारे समंदरों और जमीन के नीचे बिछे केबलों के जाल से बना है। तो अब हमारा डेटा इस ग्लोबल हाईवे पर तो आ गया, पर अरबों डिवाइसेस के बीच उसे अपना सही पता कैसे मिलता है? इसका जवाब है एक यूनिक एड्रेस।
इंटरनेट से जुड़ा हर एक डिवाइस, चाहे वो फोन हो या कोई बड़ा सर्वर, सबका एक अपना नंबर होता है, जिसे आईपी एड्रेस कहते हैं। ये इंटरनेट की दुनिया में उस डिवाइस का घर का पता है। लेकिन हम इंसानों के लिए ये नंबरों की लंबी लाइन याद रखना तो बहुत मुश्किल है ना? youtube.com जैसा नाम याद रखना कितना आसान है। तो बस यहीं हमें एक ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है। और ये ट्रांसलेटर है DNS यानी डोमेन नेम सर्वर। इसे इंटरनेट की फ़ोन बुक समझिए। जैसे आप फ़ोन में किसी के नाम पर टैप करते हैं और फ़ोन खुद उसका नंबर ढूंढ लेता है, वैसे ही जब आप youtube.com टाइप करते हैं तो DNS नेटवर्क को बताता है कि रिक्वेस्ट 142.250.190.78 पर भेजनी है। इससे एक बड़ा ज़रूरी सवाल उठता है, अगर हर डिवाइस का एक पता है तो ये पते बांटता कौन है? और कौन ये पक्का करता है कि दो डिवाइस का एक ही पता ना हो? मतलब इंटरनेट का इंचार्ज कौन है? इंटरनेट इसलिए काम करता है क्योंकि एक सिस्टम है जो पर्दे के पीछे से सब कुछ मैनेज करता है और ये पक्का करता है कि सब लोग एक ही नियम माने। तो देखिए, इस पूरे सिस्टम के टॉप पर है एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ICANN। ये एक तरह से इंटरनेट की ट्रैफिक पुलिस है। iCanFit.com जैसे टॉप लेवल डोमेन्स को वेरीसाइन जैसी बड़ी रजिस्ट्रीज को बेचता है और फिर GoDaddy जैसी रजिस्ट्रार कंपनियां हम जैसे आम लोगों को खास डोमेन नेम बेचती हैं। और जो कंपनियां इन ग्लोबल केबलों को हमारे घरों तक पहुंचाती हैं, उन्हें कहते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स या ISPs, जैसे कि जियो, एयरटेल या BSNL। यही कंपनियां हमारे घर या ऑफिस तक फाइनल कनेक्शन पहुंचाती हैं। तो तरंगों, टावरों और समंदर के नीचे बिछी केबलों से होते हुए और एक यूनिवर्सल एड्रेस बुक से अपना रास्ता ढूंढते हुए डेटा आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंचने को तैयार है। तो चलिए इस पूरे सफर पर एक नजर डालते हैं फटाफट। हमारा फोन एक रिक्वेस्ट भेजता है, टावर उसे फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क पर डाल देता है। रिक्वेस्ट समंदर के नीचे केबलों से गुजरती है। DNS डोमेन नेम को IP एड्रेस में बदलता है। सर्वर का पता चलता है, सर्वर डेटा वापस भेजता है और वो हमारी स्क्रीन पर आ जाता है। और ये सब पलक झपकने से भी तेज होता है। और शायद इंटरनेट के बारे में सबसे जरूरी बात यही है कि इसका कोई एक मालिक नहीं है। ये किसी एक देश का, किसी एक कंपनी का या किसी एक इंसान का नहीं है। ये एक सामूहिक कोशिश है और यही चीज इसे इतना पावरफुल बनाती है। ये एक विकेंद्रीकृत चमत्कार है जो सहयोग पर चलता है, कंट्रोल पर नहीं। ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल नहीं बल्कि एक मानवीय उपलब्धि भी है। पर यह हमें एक बड़े सवाल पर छोड़ जाता है, क्या होगा अगर ये सहयोग कभी टूट जाए? ये एक ऐसा विचार है जो इंटरनेट के भविष्य के लिए बहुत मायने रखता है। जब भी हम कोई ईमेल भेजते हैं या अपना कोई पसंदीदा शो स्ट्रीम करते हैं, तो क्या हम कभी सोचते हैं कि ये सब होता कैसे है? हम में से ज्यादातर लोग शायद यही मानते हैं कि ये सारा डेटा बस हवा में तैर रहा है। पर क्या हो अगर हम कहें कि इंटरनेट का एक बहुत बड़ा बल्कि ज्यादातर हिस्सा असल में समुद्र की गहराइयों में छुपा हुआ है? तो चलिए आज इंटरनेट की इसी फिजिकल दुनिया की एक मजेदार यात्रा पर चलते हैं। हाँ, तो हम सबने क्लाउड के बारे में तो सुना ही है ना? और हमें लगता है कि हमारा सारा डेटा वहीं हवा में या शायद सैटेलाइट्स के जरिए घूम रहा है। ये एक बहुत ही आम सोच है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा हैरान करने वाली है और इसका कनेक्शन सीधा समंदर की गहराइयों से है। जी हाँ, 98%। जरा सोचिए इस आंकड़े के बारे में। दुनिया का 98% से भी ज्यादा इंटरनेशनल डेटा, मतलब हमारे ईमेल्स, वीडियो कॉल्स, मैसेजेस, सब कुछ समंदर के नीचे बिछी असली फिजिकल केबल से गुजरता है। तो हमारी ये जो डिजिटल दुनिया है, ये किसी वायरलेस जादू पर नहीं बल्कि इंजीनियरिंग के एक शानदार कमाल पर टिकी है। तो आज हम इसी सफर पर निकलने वाले हैं। हम देखेंगे कि इंटरनेट की ये नसें असल में कैसी हैं, एक केबल के अंदर की दुनिया को करीब से जानेंगे, फिर इनकी महासागरों को पार करने की इनक्रेडिबल कहानी सुनेंगे और आखिर में लहरों के नीचे फैले इस विशाल जाल को समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले उस सबसे बड़े मिथक को ही तोड़ते हैं, मतलब ये क्लाउड वाला जो आइडिया है ना, उसको हटाते हैं और देखते हैं कि इंटरनेट की असली हकीकत क्या है। तो देखिए, एक तरफ है क्लाउड की कहानी कि सारा डेटा हवा में है, आसमान में तैर रहा है, और दूसरी तरफ है असलियत, समुद्र के नीचे बिछे केबल्स का एक बहुत बड़ा फिजिकल नेटवर्क, जहां डेटा कांच के पतले पतले धागों के अंदर रोशनी की रफ्तार से दौड़ता है। तो अगली बार जब कोई क्लाउड बोले तो याद रखिएगा, इंटरनेट बादलों में नहीं, समंदर की गहराइयों में है।
ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि केबल्स हैं, पर इन केबल्स के अंदर आखिर होता क्या है? चलिए जरा जूम इन करते हैं और देखते हैं कि इस इंजीनियरिंग के कमाल के अंदर क्या-क्या परतें छिपी हैं। यकीन मानिए, ये सिर्फ एक तार नहीं है, बल्कि एक बहुत मजबूत मल्टी लेयर वाला सुरक्षा कवच है। तो ये सब सीबीसी फाइबर ऑप्टिक केबल है क्या? बहुत आसान शब्दों में कहें तो ये एक स्पेशल केबल है, जिसे खास तौर पर समंदर के अंदर के मुश्किल हालात को झेलने के लिए बनाया गया है। इसका एक ही काम है, हमारे डेटा को एक महाद्वीप से दूसरे तक सुरक्षित पहुंचाना। जरा इस पर नजर डालिए। एकदम सेंटर में है हमारे बाल से भी पतले फाइबर ऑप्टिक्स, जिनसे हमारा सारा डेटा गुजरता है। और अब सोचिए, इन नाजुक धागों को बचाने के लिए इनके चारों तरफ क्या-क्या है? वाटरप्रूफिंग के लिए पेट्रोलियम जेली, पावर के लिए तांबे का कवर और फिर स्टील के मजबूत तारों का पूरा कवच। ये सच में समंदर के नीचे एक हाई-टेक किला है। ओके, तो अब हमें ये पता चल गया है कि केबल के अंदर क्या है, पर सवाल ये है कि हजारों किलोमीटर लंबी इन केबल्स को बनाया कैसे जाता है और फिर इन्हें समंदर के नीचे बिछाया कैसे जाता है। चलिए इस विशाल प्रोसेस को समझते हैं। इस पूरे काम की शुरुआत होती है एक बहुत ही खास और विशाल जहाज से। और जब हम विशाल कह रहे हैं तो इसका मतलब है किसी शहर के एक पूरे ब्लॉक जितना बड़ा। ये जहाज असल में तैरती हुई फैक्ट्रियां हैं, जिनका सिर्फ एक ही मकसद है, इंटरनेट की इस लाइफलाइन को समंदर की गहराइयों तक सही सलामत पहुंचाना। ये प्रोसेस बहुत ही सटीक होता है। सबसे पहले समंदर की सतह का एक पूरा नक्शा तैयार किया जाता है, ताकि ज्वालामुखी या नुकीली चट्टानों जैसे खतरों से बचा जा सके। फिर हजारों किलोमीटर केबल बनाकर उसे जहाज पर लोड किया जाता है। और फिर आता है सबसे मजेदार हिस्सा। एक बहुत बड़ा समुद्री हल समंदर की जमीन पर एक नाली खोदता है और साथ ही साथ केबल को उसमें बिछाकर दफन भी कर देता है। और अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर। चलिए एक नज़र डालते हैं इस ग्लोबल नेटवर्क के विशाल पैमाने पर और इसके असर पर, जो चुपचाप हमारी पूरी दुनिया को एक दूसरे से जोड़े रखता है। 14 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। दुनिया भर में इतनी लंबी सबसी केबल्स बिछी हुई हैं। ये इतनी ज्यादा लंबाई है कि इससे हमारी धरती के कई चक्कर लग जाएं। ये सच में हमारी दुनिया के नीचे फैला एक विशाल अदृश्य मकड़ी का जाला है। ये एक बात इस पूरी कहानी का निचोड़ है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे शरीर में नसें खून को हर हिस्से तक पहुंचाती हैं, ये केबल्स हमारी डिजिटल दुनिया में डेटा को हर कोने तक पहुंचाती हैं। ये सिर्फ तार नहीं है, ये ग्लोबल बिजनेस, कम्युनिकेशन और हमारे कनेक्शन की असली रीढ़ की हड्डी है। और आखिर में ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। हमारी डेटा की ज़रूरतें तो रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रही हैं। ऐसे में इस छिपे हुए ग्लोबल नेटवर्क का भविष्य क्या होगा? ये आगे कैसे बढ़ेगा और इसे किन नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? हमारी कनेक्टेड दुनिया का भविष्य कहीं ना कहीं इन्हीं सवालों के जवाब पर टिका है। भी ना कभी तो जरूर आया होगा। तो इस पूरी सीरीज में हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। आज इस पहली कड़ी में हम उस टेक्नोलॉजी की नींव को समझेंगे जो हमारे स्मार्टफोन को असल में स्मार्ट बनाती है। इस पूरे सफर में हम ये सारे दिलचस्प टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, लेकिन आज हम शुरुआत करेंगे पहले 2 सबसे बुनियादी हिस्सों से। पहला कि ये टेक्नोलॉजी हमारे लिए किसी जादू जैसी क्यों लगती है, और दूसरा वो कौन सी अदृश्य तरंगे हैं जो इस जादू को हकीकत बनाती हैं। तो चलिए कि कैसे एक YouTube वीडियो बिना रुके, बिना बफरिंग के तुरंत चलने लगता है, या फिर गूगल मैप्स पर हमारी लोकेशन एकदम सटीक रियल टाइम में कैसे अपडेट हो जाती है। हम हर पल मोबाइल डेटा का इस्तेमाल करते हैं, पर वो कौन सा अदृश्य जादू है जो ये सब मुमकिन करता है? जरा सोचिए, ये वो ताकत है जो हमारे मनोरंजन को चलाती है, चाहे हम बस में बैठे कोई फिल्म देख रहे हों, या फिर ये हमें किसी अनजान शहर की तंग गलियों में भी रास्ता दिखाती है। और सबसे जरूरी, ये हमें उन लोगों से जोड़े रखती है जो हमसे मीलों दूर बैठे हैं। मशहूर लेखक आर्थर सी क्लार्क ने एक बहुत सही बात कही थी कि कोई भी बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी जादू से कम नहीं लगती। ये जादू असल में बेहतरीन इंजीनियरिंग का ही एक नमूना है। तो चलिए इस पर्दे के पीछे झांकते हैं और इस तकनीक को परत दर परत समझते हैं। तो ठीक है, ये जादू असल में काम कैसे करता है। अब हम क्या से कैसे पर आगे बढ़ेंगे और उस सबसे बुनियादी चीज को समझेंगे जिस पर पूरा का पूरा मोबाइल इंटरनेट का ढांचा टिका हुआ है। ये पूरा का पूरा सिस्टम एक बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पर बना है, रेडियो वेव्स यानी कि रेडियो तरंगे।
ये कुछ वैसा ही है जैसे हवा आवाज़ को हम तक पहुंचाती है, बस फर्क ये है कि ये रेडियो तरंगें आवाज़ के साथ साथ फोटो, वीडियो, मैसेज यानी हमारा सारा का सारा इंटरनेट डेटा लेकर चलती हैं, वो भी लगभग रोशनी की रफ्तार से। लेकिन मज़े की बात यह है कि सारी रेडियो तरंगें एक जैसी नहीं होती। यहाँ एक तरह का ट्रेड ऑफ होता है। जिनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है वो तरंगें बहुत लंबी दूरी तक जा सकती हैं, पर अपने साथ डेटा कम ले जा पाती हैं। इन्हें आप एक बाइक की तरह समझ सकते हैं। दूसरी तरफ जिनकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है वो ज़्यादा दूर तो नहीं जाती, लेकिन वो एक बड़े ट्रक की तरह बहुत सारा डेटा एक साथ उठा सकती हैं। अब सोचिए, हवा में इतने सारे सिग्नल्स हैं तो इस ट्रैफिक को मैनेज भी तो करना होगा। यहीं पर आता है स्पेक्ट्रम। इसे आप हमारे डेटा के लिए बनाया गया एक मल्टी लेन हाईवे समझ सकते हैं। इस हाईवे पर अलग अलग फ्रीक्वेंसी की गाड़ियां यानी हमारा डेटा अपनी अपनी लेन में बिना एक दूसरे से टकराए तेजी से दौड़ता है। और यहाँ वायरलेस दुनिया से जुड़ा एक छोटा सा मजेदार फैक्ट बताता हूं। क्या आपको पता है कि वाईफाई शब्द का असल में कोई फुल फॉर्म नहीं है? जी हाँ, ये सिर्फ एक मार्केटिंग टीम का बनाया हुआ कैची सा नाम था ताकि टेक्नोलॉजी का नाम सुनने में अच्छा लगे और लोगों को आसानी से याद हो जाए। लेकिन यहाँ एक सवाल खड़ा होता है, अगर ये सिग्नल तरंगों में चलते हैं और उनकी एक रेंज होती है, तो फिर एक पूरे शहर के कोने कोने में फ़ोन को फुल कवरेज कैसे मिलता है? ये लगातार कनेक्शन आखिर बना कैसे रहता है? इसका जवाब सेल फोन के नाम में ही छिपा है। इसे ऐसे समझिए कि पूरे शहर को मधुमक्खी के छत्ते जैसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया गया है। इन्हीं हिस्सों को सेल कहते हैं और हर सेल के बीचों बीच एक टावर लगा होता है। पूरा नेटवर्क इन्हीं आपस में जुड़े हुए सेल्स का एक घना जाल है। और सबसे शानदार बात यह है कि इन सेल्स का आकार गोल या चौकोर नहीं बल्कि हेक्सागोनल यानी 6 कोनों वाला होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हेक्सागोन बिना कोई भी गैप छोड़े एक दूसरे से एकदम परफेक्टली जुड़ जाते हैं। ये कम से कम टावरों में ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर करने का सबसे एफिशिएंट तरीका है और इससे सेल के अंदर सिग्नल की ताकत भी लगभग एक जैसी बनी रहती है। इसी ब्रिलियंट डिजाइन की वजह से जब आप गाड़ी चलाते हुए या चलते हुए एक सेल से दूसरे में जाते हैं तो आपका कनेक्शन टूटता नहीं है। आपका फोन बहुत स्मार्टली जैसे ही एक टावर का सिग्नल कमजोर होता है उसे छोड़कर सबसे नजदीकी और मजबूत टावर से जुड़ जाता है। इसी प्रोसेस को हैंड ऑफ कहते हैं। तो अब हम ये समझ चुके हैं कि कैसे अदृश्य रेडियो तरंगे और सेल्स का एक नेटवर्क मिलकर हमारे फोन तक सिग्नल पहुंचाता है। ये इस पूरे जादू की पहली और सबसे जरूरी परत है। लेकिन टावर से जुड़ने के बाद डेटा का असली सफर तो अब शुरू होता है। वो डेटा टावर से निकलकर दुनिया के किसी दूसरे कोने में रखे सर्वर तक कैसे पहुंचता है, ये सब जानेंगे हम अगले हिस्से में। देखना मत भूलिएगा।